तो कोई 2019 के लिए इसे कह रहा है सेमीफाइनल, तो कोई यहां पर यह कह रहा है कि अब की बार जिसकी बनेगी सरकार 2019 में उसी का बोलबाला होगा। तमाम अपने तरीके के नैरेटिव हैं, लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आप इसकी राजनीतिक अहमियत नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि सबकी नजरें हैं इस वक्त मध्य प्रदेश पर, राजस्थान पर जहां पर वोटिंग होनी है 7 तारीख को, मध्य प्रदेश में अभी हो रही है, मिजोरम पर नजरें हैं। तो जी न्यूज की भी आपसे अपील है कि अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें और सही उम्मीदवार चुनें। जागरूक बनिए, वोट जरूर दीजिए और हैशटैग 2019 का सेमीफाइनल पर सेल्फी ट्वीट कीजिए। अपनी सेल्फी हमें भेजिए, हम उसे दिखाएंगे। तो मध्य प्रदेश और मिजोरम की जनता आज अपनी नई सरकारें चुन रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जबकि मिजोरम में है विधानसभा की 40 सीटें। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के 3 नक्सल प्रभावित सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि बाकी की 297 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। मिजोरम में सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। 13 साल से सीएम की गद्दी पर काबिज शिवराज सिंह के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस 15 साल के अपने सियासी वनवास को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी कह रही है कार्यकर्ताओं की मेहनत एक बार फिर से रंग लाएगी, तो कांग्रेस का दावा है कि वोटर्स बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जीत के सपने देख रही है। आज जनता बीजेपी को जवाब देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई दिग्गज नेता सुबह ही वोट डाल चुके हैं। साथ ही साथ एक खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया। नुपुर शर्मा है बीजेपी की प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमीक जमई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, टिया रामचंद्रन वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ हैं, निनाद सेठ हमारे साथ हैं और शांतनु जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रह्म प्रकाश दुबे इंदौर से हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंदौर हाई प्रोफाइल सीट, लेकिन इंदौर के बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा है, इस बार हालांकि आकाश विजयवर्गीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कि इंदौर कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी रही है। इंदौर से होकर के मध्य प्रदेश की सत्ता जाती है। इंदौर में कैसा माहौल है? वोटिंग हुई है सुबह, जनता क्या कह रही है, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए हम सचिन आपको सीधी तस्वीरें ही दिखाते हैं। हम नंदा नगर है इंदौर का ये इलाका, उस पोलिंग बूथ पर हैं और बड़ी तादाद में सुबह से देखिए हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं। बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं और बड़ी तादाद में सुबह सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है। आप लोग वोट करके आए हैं? हाँ जी, सुबह सुबह? हाँ, सुबह सुबह पहले वोटिंग फिर सारा घर का काम? हाँ, पहले वोटिंग। सचिन, और देखिए बुजुर्ग बड़ी तादाद में घर से निकले हैं, आज हमने देखा है सुबह से। आप बताइए, सुबह सुबह वोटिंग करने के लिए जी आप और भी लोगों से अपील करेंगे कि निकले महिलाएं? हाँ, हम तो करेंगे जी। आप भी वोट करके आए हैं जरा? जी, अभी सुबह सुबह घर का कोई काम नहीं करके सबसे पहले वोटिंग करना। बहुत बढ़िया। और जी न्यूज़ लगातार अपील करता रहा है वोटरों से कि पहले आप वोट करिए और आपका वोट क्योंकि हक है। सचिन, मैं आपको बता दूं इंदौर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 8 अभी बीजेपी के पास हैं, लिहाजा मुकाबला इस बार लेकिन बेहद कड़ा है। अगर पूरे मालवा बेल्ट की बात करें तो मालवा बेल्ट तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि मालवा बेल्ट में कुल 66 सीटें हैं और 66 में से 56 अभी बीजेपी के पास है। आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए कितना बड़ा चुनौती है मालवा बेल्ट में, क्योंकि कांग्रेस से मुख्य मुकाबला है और कांग्रेस के पास मालवा बेल्ट में खोने के लिए ज्यादा नहीं है। लिहाजा मुकाबला दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कड़ा है। इंदौर इस नंदानगर इलाके की बात करें तो इसमें अभी आकाश विजयवर्गीय वोट करके गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय 10:30 बजे वोट करने आएंगे और इस सीट से रमेश मेंदोला जो कैलाश विजयवर्गीय के साथी हैं, करीबी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 3 नंबर सीट से उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के इंदौर और मालवा की बात करें सचिन तो मुकाबला कड़ा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। मतदाताओं की बात करें तो सुबह सुबह अच्छा खासा समूह निकला है वोट करने के लिए, ऐसी उम्मीद है। चुनाव आयोग ने इस बार कोशिश भी की है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े, क्योंकि इंदौर उदासीन रहा है, लिहाजा बहुत ज्यादा कोशिश की है। सचिन, नीमच का रुख कर लेते हैं। सत्या हमारे साथ मौजूद है। हम आपको सचिन एक तस्वीर और बता जी, ठीक है, सत्या का हम रुख करते हैं। सत्या, यही हाल जो कि इंदौर की बात कर रहे थे ब्रह्म प्रकाश दुबे, 7 सीटें 6 ऑलरेडी बीजेपी के पास है। बीजेपी चाहती है कि यहां पर प्रदर्शन दोहराया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोग काफी ज्यादा संख्या में। नीमच में 3 में से 3 बीजेपी के पास है, यही स्थिति कम से कम नीमच की भी है और ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट रही है नीमच।
बिल्कुल, देखिए नीमच में बीजेपी हमेशा से बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। 2013 में उसने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया था। इसके अलावा अगर हम कहें तो अगर हम विंध्य इलाके की बात करें तो पूरे विंध्य में 30 विधानसभा की सीटें हैं और 30 में से 17 सीटें बीजेपी के पास है। इसके अलावा 11 सीटें कांग्रेस के पास है और 2 सीटें बसपा के पास है। सिर्फ अगर हम रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 5 बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास है और इसके अलावा 1 बसपा के पास है। लेकिन 2008 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। अगर हम पूरे इस विंध्य इलाके की बात करें तो इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी फाइट वाला मुकाबला है, चूँकि कई सारे बड़े चेहरे जो हैं उस इस इलाके से निकल के आते हैं। श्रीनिवास तिवारी कभी उनकी तूती बोला करती थी, इसके अलावा अर्जुन सिंह की कभी तूती बोला करती थी। अभी विंध्य के ही इलाके के चुरहट विधानसभा सीट से अजय सिंह जो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस से लगातार 4 बार से जीतते आ रहे हैं, वो चुरहट से विधानसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस। बहुत शुक्रिया सत्या, दोबारा आपका रुख करूंगा और साथ ही साथ रवि त्रिपाठी में हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करूंगा। नुपुर, कुछ ही देर पहले बुधनी में वोट डाला शिवराज सिंह चौहान ने। एंटी इनकम्बेंसी कमलनाथ कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी तो अब लोग बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकल करके कॉन्फिडेंस में नजर आए शिवराज सिंह चौहान। कहा कि इस बार 200 का लक्ष्य है। क्या आपको लग रहा है वोटिंग टर्नआउट बहुत ज्यादा अच्छा होने जा रहा है? एंटी इनकम्बेंसी की बात विपक्ष कर रहा है, फिर भी इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं मुख्यमंत्री और आप लोग? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा जितने भी आपके दर्शक हैं उनको एक वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और ये भी कहूंगी कि जो मध्य प्रदेश में खासतौर से हैं और मिजोरम में, आप जाइए, बाहर जाके वोट जरूर डालिए। सबसे पहले जैसे आपने देखा भी मध्य प्रदेश में आपके जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने इंटरव्यू दिया, पहले मतदान बाद में जलपान। और अगर आप देखेंगे तो 2013 में भी करीबन 2.3%, मतलब 2.79% का इंक्रीज था वोटर टर्नआउट में। और उसी चुनाव में हमारी 22 सीटें इंक्रीज हुई थी। हमारी 165 सीट्स थी 2013 में जब चुनाव हुआ था पिछली बारी। हम जानते हैं कि बीमारू स्टेट को हमने एक फलता फूलता स्टेट कैसे बनाया है। हम ये भी जानते हैं कि एग्रीकल्चरली रिच, जहां पे करीबन 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उसको हमने कैसे बढ़ावा दिया है। चाहे वो इरिगेशन स्कीम्स हो, चाहे वो लार्जेस्ट सीड प्रोडक्शन हो, चाहे वो लार्जेस्ट ग्रेन प्रोडक्शन हो। आज मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पे पाया जाता है इस देश के अंदर। तो वहां के जो लोग हैं, मैं काफी क्लोजली आप लोगों के द्वारा और वैसे भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको काफी क्लोजली मैं फॉलो करते आ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर एक अटूट विश्वास है कि हमारे को दूरदशा से आज पर कैपिटा इनकम में करीबन 80,000 रुपीज पर कैपिटा हो गई है यहाँ पे पर पर्सन की इनकम। तो वो 15,000 से 80,000 तक ले जाने वाले हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ही है। तो वो जो एक तरीके से उनको एक रिश्तेदार भी बताते हैं, वहां पे एक जन जन हर परिवार में उनको अपनाहट जो अपनापन मिला है, उसी के मद्देनजर रखते हुए सब जानते हैं ओनली विकास, बाकी सब बकवास। कांग्रेस में जितने भी नेता हैं वो तो ऑब्वियसली अभी यही डिसाइड कर लें कि उनका फेस कौन है, उनका लीडर कौन है। और इसी कंफ्यूजन में कांग्रेस जो मॉरल विक्ट्री लेती आई है उनको वही मुबारक। हम लोग मेहनती पार्टी है, मेहनत। सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पर एक बात नहीं, क्योंकि नुपुर जिस तरीके से कह रही, पिछली बार भी वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा हुआ था और वोटर टर्नआउट ज्यादा होने का मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं, सीटें बड़ी थी और कुछ वैसे संकेत आज भी देखने को मिलेगा। और जहां तक रही बात फार्मर्स का इश्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू था, वहां तो 2 बार माँ है, 1 माँ 2 माँ, माँ वो कह रहे हैं आपके पास तो फेस ही नहीं। सचिन भाई, आज का दिन जो है वो थोड़ा सा आपसी लड़ाई झगड़े का नहीं है, लोकतंत्र का पर्व है। और लोकतंत्र के पर्व में सबसे पहले तो हम सम्मानित जनता से अपील करेंगे कि 100% मतदान करें। बाकी अपने अपनी चीजें, जनता बड़ी जागरूक है, जनार्दन है हमसे, नूपुर से ज्यादा पढ़ी लिखी जनता है, ज्यादा समझदार जनता है। उन्हें मालूम है कि ये वक्त बदलाव का है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड आपको रोकता हूं, क्योंकि इलेक्शंस में ऐसी तस्वीरें मिलती रहती हैं, बार बार कई बार मेहमानों को रोकना भी पड़ता है। क्योंकि मैं सीधे इस वक्त बुधनी का रुख करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने वोट कास्ट किया है, उनकी धर्मपत्नी वहां पर मौजूद हैं रवि त्रिपाठी के साथ, और रवि त्रिपाठी उनसे बात करेंगे जिस कॉन्फिडेंस का हम जिक्र कर रहे थे। रवि जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा। साधना सिंह जी है, चूंकि चुनाव प्रचार यहाँ का खास तौर पे इन्होंने मोर्चा संभाला था। बुधनी की बात करें तो मार्जिन लगातार बढ़ता रहा है, पहले 36, फिर 44, फिर 80 से। इस बार क्या मान के चल रही हैं? बिल्कुल इस बार उससे ज़्यादा बढ़ेगा।
84 से ज़्यादा। पिछले बार 84,000 से जीते थे, इस बार मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कई जगह नाराजगी देखने को मिल रही थी, आप जब जा रहे थे तो दिख रहा था कि कुछ लोग नाराज थे। क्या वो नाराजगी थी या फिर क्या कहें, उनको किस तरह से आप लेती हैं? लोग कह रहे थे कि सड़क कुछ जगह नहीं है, कुछ किसान कुछ नाराज थे, कुछ पानी की समस्या का लोग नाराज, लग रहा था उसका कुछ असर पड़ेगा आप? नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। वो आप लोग कह रहे एक बहन की बात थी जो रहेटी में थी, तो उसको किसी ने भेज दिया था कि तुम भाभी आ रही है तो थोड़ा सा बोल दो कुछ। उसके बाद आकर के उसने मुझे कहा कि भाभी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं तो भैया को ही वोट करूँगी। कुछ लोग मेरे पास आए थे तो वो कह रहे थे कि तुम भैया के खिलाफ बोल दो, तो बाकी तो वो संतुष्ट थी, ऐसा कोई कहीं नाराजगी नहीं थी। पूरे प्रदेश में उनको मामा के नाम से पुकारा जाता है शिवराज सिंह जी को। आपको लगता है मामा मामी दोनों से लोग जो खास तौर पे महिलाएं हैं उनका मतदान, उनका वोट परसेंट आपको ज़्यादा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और जो भांजिया जो नया वोटर है वो भी अपने मामा को वोट करेगी। क्या और उम्मीद लेके चल रहे हैं? क्योंकि सरकार में आने पर कई सारी उम्मीदें होती है। 15 साल में आपने कई काम किए हैं, कई होने भी बाकी है। आपको लगता है कि अगर इस बार मौका मिलता है तो कोई ऐसी चीज़ें जो रह गई है जिसको आगे करना होगा? मौका तो जरूर मिलेगा। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 11 दिसंबर को, और बाकी जो किया है और भी जो काम करना वो करेंगे, पूरे करेंगे। बुधनी को लेकर कोई खास प्लान? बुधनी में बहुत कुछ किया है, कुछ बचा है तो वो भी कर देंगे। ठीक है, बुधनी में बहुत कुछ किया है, कुछ बचा है तो वो भी करेंगे, ये कहना है। क्योंकि बुधनी के अगर प्रचार की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान सिर्फ नॉमिनेशन करने आए थे। नॉमिनेशन करने के बाद गए थे, कहे थे कि सिर्फ और सिर्फ मतदान करने आऊँगा, बीच में नहीं आऊँगा। तो बीच में कार्तिकेय, उनके बेटे और उनकी पत्नी साधना सिंह ने मोर्चा संभाल रखा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उनका कहना है कि कुछ दिक्कतें जो थी उसका समाधान किया जाएगा। और मैं जब इधर से रास्ते से आ रहा था तो सचिन आपको बताना चाहूँगा कि शिवराज सिंह ऐसे शख्स हैं जिन पर लोगों को भरोसा है। एक कहीं ना कहीं हर क्लास, चाहे तो समुदाय भी बोलेंगे आप, हिंदू मुसलमान हो, किसी हर क्लास हो, हर क्लास में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं और एक अपने सॉफ्ट छवि की वजह से लोगों के मन में बसे हुए हैं। कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जरूर। 15 साल में कैंटीन कमी से दिख रही है, किसानों की नाराजगी है, लेकिन फिर भी एक शख्स पर इतनी उम्मीद होना एक बड़ी बात होती है 15 साल की सरकार होने के बाद। जी, जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात होती है 15 साल की सरकार होने के बाद। और शायद यही सुरेंद्र राजपूत, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था, कहीं ना कहीं शायद अगर ये एक मार्जिन रहता है, खमियाजा कहीं उठाना पड़े तो शायद इस वजह से हो सकता है, जिसका जिक्र नूपुर भी कर रही थी, वो है चेहरा। यहां पर ठीक है कमलनाथ मौजूद हैं और बाकी आपके तमाम नेता भी मौजूद हैं, लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाती है जब शिवराज सिंह आगे लीड करके चलते हैं, पीछे परिवार भी, ऑर्गेनाइजेशन भी है, कि चेहरा तो है, ये कम से कम सत्ता तो दी है, सरकार तो दी है, वहीं कंफ्यूजन आ जाती है कहीं ना कहीं जनता में डिसाइड करते वक्त। सचिन भाई, ये लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। और लोकतंत्र में विधायक चुनते हैं। हमने तो इस तरीके के ऑडियो भी सुने हैं कि शिवराज जी को उसके बाद ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। दूसरी बात, एक तरफ आप परिवार के नाम पर हमें गाली देते हैं, दूसरी तरफ परिवार इनका इनके पीछे है, तो इनके परिवार के नाम पर, इनका परिवार इनके सशक्तिकरण का प्रतीक है, हमारा परिवार देश के लिए क्या क्या प्रतीक है, ये भी सारी बातें। खैर, मैं आज इन सब बातों में पढ़ना ही नहीं चाहता, तू मैं होनी ही नहीं चाहिए लोकतंत्र के पर्व में। लोकतंत्र के पर्व में तो लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और लोगों का जो वोट है वो सही जगह जाए, बदलाव के लिए जाए, विकास के लिए जाए, ये हमारा अपना मानना है। यहां पर आप अगर देखेंगे कि पिछले 15 साल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, नूपुर जी 2 माह है, 4 माह है या 5 माह है, हमारी तो भाई 1 ही माह है। अब मुझे नहीं मालूम है कि कौन कैसी क्या बातें करता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इन सारे मुद्दों के अलावा आपने अगर किसानों को गोली की जगह बोली के साथ में पैसा दिया होता तो किसानों को आपको गोली नहीं मारनी पड़ती। दलितों को आप 6 दलितों को आपको गोली नहीं, 6 किसान 6 दलित, ये सारी चीजें आप लोग करते आ रहे हैं। एक आपने वहां पर राजतंत्र की तरीके से फैला दिया है, तो अब सारी चीजों का जवाब अपने आप जनता दे रही है। मेरा तो एक ही निवेदन है जनता से कि 100% का प्रचार हुआ, जाति भी आई, बंद कमरे में भी तमाम चीजें सामने आई। जीतू पटवारी भी कहते तमाम दिखे, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मेरा चेहरा मत दिखाइएगा। अगर इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी एंटी इनकम्बेंसी होती, इतने किसान परेशान होते, तो तमाम चीजें सामने आती ना। ठीक है, 20 सेकंड, ठीक है 20 सेकंड नूपुर, क्योंकि सीधा आपके ऊपर डायरेक्ट था, आप 20 सेकंड जवाब दीजिए, फिर अमीक जमाई में ये बातें हम बंद नहीं कर सकते। हम नरेंद्र, ठीक है सुरेंद्र राजपूत, 20 सेकंड नूपुर शर्मा, फिर अमीक जमाई। देखिए राजपूत जी, आप जो बात कर रहे हैं ये बातें आई, तो कमलनाथ जी के बयान भूल गए क्या कि 90% मुसलमान हमें वोट दे दीजिए, बाद में हिंदुओं को निपट लेंगे, उनको देख लेंगे। अरे मुसलमानों को तो 100% वोट देना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को 100% वोट देना चाहिए। आप सुनिए ना राजपूत जी, आप तो यहाँ पे विभाजन, आप तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान पे कोई बात नहीं करेंगे।
आप अपनी बौखलाहट राजपूत जी अपनी बौखलाहट मत दिखाइए, सारे दर्शक देख रहे हैं। इतना परेशान मत होइए, आज मतदान होने दीजिए। आप मतदान को क्यों जितने भी आपके जितने बयान आए, विवादित बयान, वो जनता ने देख लिए। सुनिए ना राजपूत जी, मैं इंटरप्ट नहीं कर रही, कर तो आप रहे हैं। आप जीतू पटवारी भूल गए, अपनी विधायिका शकुंतला भूल गए कि थाने में आग लगा दो, या जीतू पटवारी का, या जीतू, सुनिए ना, नहीं मैं तो नहीं हो रही परेशान, चिल्ला तो आप रहे हैं, मैं तो चिल्ला भी नहीं रही हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि आपका साफ चेहरा बाहर आ गया। आपके लिए तो केवल एक माँ है, सोनिया माँ, जो यहाँ पे शहजादे आपके समझ नहीं पा रहे, मम्मी पावर इज पॉइजन। इस वक्त सागर का रुख कर लेते हैं। विशाल मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, एक्सटेंसिवली आपने मध्य प्रदेश को कवर किया, हर पार्टी के अपने बड़े दावे, दूसरी तरफ 2019 का सेमीफाइनल, हर चीज कही जा रही है। ऐसे में सागर से इस वक्त की तस्वीर क्या है, क्योंकि बेहद अहम सीट सागर भी। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है और आप तस्वीर में आपको दिखा दूं कि सागर में इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश से सटा है ये सागर पूरा, और इस संभाग में अगर हम बात करें तो 26 विधानसभा सीटों पर पिछली बार भाजपा 20 जीती थी और 6 कांग्रेस के हाथ में गई थी। लेकिन इस बार मामले थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस बार यहाँ पर जो तमाम जो युवा हैं उनका कहना है कि रोजगार और पेयजल जो है बड़ी समस्या है। इसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो वोट है, तो सबसे है रोजगार का मुद्दा। किस आधार पर आप वोट करने आए हैं यहाँ पर? यहाँ रोजगार नहीं है और यहाँ हवा बदली चल रही है। हवा बदली लग रही है। किस आधार पर आप लोग वोट करने आए हैं यहाँ पर? विकास की दृष्टि से, विकास के मुद्दे पर। तो आप देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए वोट करने आए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश और उसके साथ लगे इलाके, या फिर अगर उधर चले जाएं जो गुजरात के साथ लगते कुछ मध्य प्रदेश के इलाके हैं, तो उन सब एरियाज में, और बुंदेलखंड की बात करें तो तमाम जगहों पर जो फिलहाल ये कह सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि लोग भी कुछ कह रहे हैं, हवा बदली नजर आ रही है, पानी एक मुद्दा है, बेरोजगारी, रोजगार एक मुद्दा है। ऐसे में तमाम चर्चा पर वापस लौटते हैं। नुपुर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत है, अमीक जमाई, टी.आर. रामचंद्रन, निनाद सेठ और शांतनु मौजूद हैं। अमीक जमाई, क्योंकि हर पार्टी, देखिए ये एक, हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि चुनाव लड़ रही है, मैदान पर है, उसका हक बनता है कि वो अपने तरीके से अपने स्टेक्स को बताती है। लेकिन जैसे कांग्रेस है, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि स्टेक हाई है 2019 के लिए। अगर वो यहां जीतती है मध्य प्रदेश जैसा स्टेट, तो 2019 के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ वो आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी का क्या स्टेक है यहां से? अगर जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, जीतती है, यहां से ये तय होगा कि महागठबंधन में उस पार्टी का किस तरीके से रुख होता है, कितनी सीटें दी जाएंगी कांग्रेस को, या फिर समाजवादी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश इलेक्शन का नैरेटिव क्या होगा? सचिन जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर जो है उसका जो सबसे बड़ा आधार रहा है वो मध्य प्रदेश में रहा है, और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है। और इस बार हमारे इस देश के क्रांतिकारी युवा नेता अखिलेश यादव जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर 52 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा है। वहां पर जो अखिलेश यादव जी के जाने के बाद जो जन समर्थन वहां पर मिला है, जो आधार मिला है, आपके टेलीविजन ने भी दिखाया है, वो ये दिखाता है कि भाजपा के प्रति पूरे देश में जो आक्रोश है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिला। और हमारी रैलियों में, प्रधानमंत्री से बड़ी रैलियां अखिलेश यादव जी की वहां पर हुई हैं। ये दिखाता है कि सीधे सीधे इस बार वहां की जनता भाजपा को हटाना चाहती है। एक बात बहुत क्लियर है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, रोजगार वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस देश को झांसा देकर नहीं, अमीक जमाई भाजपा को हटाना चाहती है, अगर ये नैरेटिव बहुत क्लियर है, बेहतर ना होता कि भाजपा को हटाने वाला वोटर आपके साथ खड़ा होकर, कांग्रेस भी अगर आपके साथ होती, उस कंसोलिडेटेड वोट के साथ जाता? ऐसे में तो फायदा फिर बीजेपी को ही हुआ ना, अगर आप दोनों का वोट बटा हुआ नजर आया तो। नहीं सचिन जी, देखिए जो नीतियां हैं, हमने नीतियों के आधार पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जब हमने लड़ाई लड़ी है, तो हमने वहां पे जो मिनिमम वेज है, रोजगार का मुद्दा भी आपके रिपोर्टर ने बताया है, अखिलेश यादव जी वहां पर 10,000 मिनिमम वेज की मांग करते हुए अगर हम वहां सत्ता में आते हैं तो हम वहां के नौजवानों को 10,000 मिनिमम वेज देंगे, ये हमारा वादा है। दूसरा, महिलाओं के मामले में आप जानते हो
पूरे देश में रेप की राजधानी है मध्य प्रदेश। ठीक है अमीन जमाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, आप जब जैसे कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, शांतनु यहाँ सवाल ये आ जाता है ना कि सत्ता में आते हैं तो सत्ता का एक समीकरण होता है आने का। सत्ता में आते कैसे हैं? सत्ता में कांग्रेस के साथ आते हैं जिससे प्री पोल अलायंस हो सकता था, नहीं हुआ, उसके बाद भी तमाम नैरेटिव है। यहां पर आते हैं तो फिर कैसे आते हैं साथ? बाद में क्या सत्ता में कांग्रेस के साथ अगर आएगी तो एक बी टीम की तरह जुड़ जाएंगे लोग? ये भी तो कहीं ना कहीं सोच के वोट करेंगे। सुबह सुबह विजुअल थिंकिंग चल रही है सचिन जी। सचिन जी देखिए, कर्नाटका के जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी तब हमें सारे लोग कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से साथ में आए थे, सब मंच पे दिखे थे, तो वो एक नजारा था। अब ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में देख दिया है कि महागठबंधन किस तरह अपॉर्चुनिटी की है, जहां सीट मिलेंगी तो आप साथ में आएंगे, सीट मिलेंगी तो साथ में नहीं आएंगे। तो महागठबंधन का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल टूटा है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमने देखा है कैसे महागठबंधन का नैरेटिव टूट गया है, जो हमें कर्नाटका के स्टेज पर आर्टिफिशियल रूप से दिखा था। क्या टी आर रामचंद्रन क्या लग रहा है यहाँ पे? आर्टिफिशियल कहने वाले सचिन है कौन ये? सर अखिलेश यादव जिस वक्त कह रहे थे कि देखिए जिस वक्त महागठबंधन की बात होती है कांग्रेस तब तक तो साथ होती है, लेकिन जब बड़े स्टेक में रीजनल पार्टी की इज्जत करने की बात होती है वो नहीं आती है। ये भी तो कौन कह रहा था? मुझे एक बात बताइए, टी आर रामचंद्रन साहब बताइए। मायावती जी के स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा कांग्रेस घमंडी पार्टी है, उसको समझना होगा। कितने जहर के घूंट पीने पड़े। वो मायावती को कहने दीजिए, शांतनु कौन है कहने वाले आर्टिफिशियल रूप से आए? हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं। टी आर रामचंद्रन एक सेकंड, टी आर रामचंद्रन साहब, जनता कह रही है, लेकिन ये चीजें तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर आपको बड़ा दिल लेकर के चलना है सुरेंद्र राजपूत, अगर आपको बड़ा दिल लेकर के चलना है, अगर 2019 का कहीं आय कर रहे हैं, अगर महागठबंधन की बात हो रही है, तो आपको ये सच भी टी आर रामचंद्रन स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मायावती कहती है कि कांग्रेस घमंडी पार्टी है या फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि हम दोनों साथ है, उसके बाद देखेंगे किसको कितनी सीट देनी है, हैसियत के हिसाब से दी जाएगी जब हमारे स्टेट का नंबर आएगा। टी आर रामचंद्रन साहब देखिए, एक सेकंड, जो मामला है, दो मेजर पार्टीज हैं, हमारे बीच का मामला है, दूसरे के सामने खड़े हैं मध्य प्रदेश में, जो खाल पहन के सर आपके बीच का मामला है, लेकिन कैंडिडेट्स आपने उतारे कि नहीं उतारे कांग्रेस के अगेंस्ट, फिर बीच का मामला कैसे रह जाता है? जब यहां पर चुनाव में सीधी टक्कर हो जाती है दो कैंडिडेट, दो पार्टियों के बीच में, फिर बीच का मामला कैसे रहता है? फ्रेंडली फाइट थोड़ा लड़ रहे हैं आप। एक सेकंड, टी आर रामचंद्रन नहीं दिख रहा आपको? देखिए, अनफॉर्चुनेटली वोट्स इसलिए स्प्लिट हो रही हैं कि बाकी लोग उतर के आए। दो मेजर पार्टी वेल नोन ऑपोजिट्स रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो बाकी जो छोटे पार्टीज हैं जिनका वोट शेयर जरूर है, कम हो पर वोट शेयर जरूर है, वो आके वोट्स काट देती हैं। इसका एडवांटेज किसको जाता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, एक ही पार्टी है जिनको ये जाता है। exactly. तो अगर आप हाथ नहीं मिलाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे हाथ मिला के, तो मेरे ख्याल में मुश्किलातें तो फिर आप ही को सामना करने पड़ेंगी। और इस मुश्किलातों को सामना करने का मतलब है कि आप एडवांटेज अपने आप को लेने की बजाय और किसी को दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है निनाद सेठ, अगर हम पिछला इलेक्शन भी देखें उसमें बहुत सी ऐसी मार्जिनल सीट रही थी जिसमें वाले 6% के करीब का अगर हम शेयर देखते हो बीएसपी का, जो कि एडजॉइनिंग इलाके हों उत्तर प्रदेश के, उसमें मायावती का काफी रुक रहा है, या फिर अखिलेश यादव का जैसे कह रहे हैं गोंडवाना पार्टी के साथ संपर्क किया, तो ऐसे में वही कंसोलिडेट वोट होता तो फायदा बीजेपी और कहना कि अखिलेश और बीएसपी को होता, जो कि यहाँ पर टोटल फेलियर हुआ एक गठबंधन के रूप में। सचिन जी, मेरे को दो मिनट दीजिएगा, मैं संदर्भ देना चाहूंगा। ये बड़ा क्रिटिकल इलेक्शन है, मेरे ख्याल से कांग्रेस का बेस्ट चांस इस इलेक्शन में है, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है। अगर वो आपको 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि 15 साल में 3 गुना इनकम बढ़ी है मध्य प्रदेश की। बीमारू स्टेट की कैटेगरी से बाहर निकालना छोटी बात नहीं होती, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है कि एक पिछड़े स्टेट को बाहर निकाल के लाए। पर उन्होंने जो ये किया है उसमें नई कॉलेजेस आई, नए स्कूल आए। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की रोड की हालत वो भी सुधरी, पर जो खेती से फैक्ट्री का डिस्टेंस है वो नहीं वो ब्रिज कर पाए इन 15 सालों में। और उससे क्या हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी इशू है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कांग्रेस क्या गलती करती है। अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर फोकस करती, पानी की समस्या पे फोकस करती, तो वो जीत सकती थी ये इलेक्शन। और अगर गठबंधन होता तो 100% जीत सकती थी, पर गठबंधन नहीं हुआ। और फिर उन्होंने आरएसएस को बैन करने की बात करी। उन्होंने कहा भाई मुस्लिम टर्नओवर हम वोट का टर्नओवर बढ़ाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि जब मुद्दों पे वो 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को नहीं भुना पा रही है तो वो कैसे जीतेगी। तो मुझे लगता है कि क्या कांग्रेस में कोई डेथ विश है? कांग्रेस में हर जगह का, गुजरात में आप देखें तो पर्सनल कमेंट करके exactly. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं ठीक है सुरेंद्र राजपूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है निनाद जो उठा रहे हैं, क्योंकि यही चीज मैंने गुजरात में भी देखी थी, जिसमें गुजरात में अंडर करंट था। ऐसा लगा कि एन मूवमेंट पे लास्ट टाइम तक कांग्रेस थोड़ा सा कंफ्यूज रही। क्या यही मध्य प्रदेश में कहीं वो दोहराने जा रही है? क्योंकि अगर वो रोजगार पर कंसंट्रेट करती, इश्यू है
यहां पर युवाओं में था, पानी पर कंसंट्रेट सिर्फ करती, लेकिन फिर वो यह कि मुसलमानों का वोट होना चाहिए, बंद दरवाजे की कई वीडियो सामने आ गई। देखिए आप तो मुझे जिता दीजिए, जीतू पटवारी का वीडियो सामने आ गया, या फिर आप ये देख लीजिए कि हम आरएसएस पर बैन कर देंगे। नैरेटिव चेंज होता गया, बदलता गया, इस कारण से कहीं सेल्फ गोल ना हो जाए। से प्रधानमंत्री मोदी जी की भीड़ जमा होती है, ये भी तो जरा बोलो। कोई प्रधानमंत्री की भीड़ में नहीं आना बेहतर होता चाहता है। अगर अमीक जमई ये स्टूडियो में नजर आता है। सवाल सुरेंद्र राजपूत से करो और चुभता अमीक जमई को है। अगर ये ग्राउंड पर इकट्ठे लड़ लेते तो वही तो हमारे सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि देखिए कितना ज्यादा हो जाता। सर यही दोनों आपकी पार्टी के अगर नेता इकट्ठे हो जाते, सवाल सुरेंद्र राजपूत से करो, चुभता अमीक जमई को है। वही अगर सवाल मैं कांग्रेस से करूं, अगर चुभे अखिलेश यादव को, तो इकट्ठा हो जाते ना सर ग्राउंड पे। मैं तो आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहा था। सुरेंद्र राजपूत ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी क्या लगता है अंत तक गोत्र भी बताना पड़ जाता है, आरएसएस बैन? मैं आपका आभारी हूं, आपका आभारी हूं। पहली चीज तो आपने शांतनु को करारा जवाब दे दिया कि हमें बोला जाता है अमीक जवाब दे रहे हैं, तो अब ये नकली गठबंधन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज राज्य स्तरीय बातें हैं। तीसरी बात आपसे जितनी बातें आपने कही हैं, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप कांग्रेस की नीति निर्धारण समिति में भी एक बार आए आमंत्रित सदस्य के रूप में, अपनी बात रखें, तो आपकी बातों को हम बड़े अच्छे से सुनेंगे, जिस तरीके से आप और जगह रखते हैं। हमारे यहाँ भी रखिए अच्छे से, हम लोग भी लोगों को आपकी बातें आगे बढ़ा पाएंगे। सचिन भाई, आपके जितने साथी हैं, आज की डेट में चुनाव जनता का है। आज का दिन जनता के लिए रहने दीजिए। 100% मतदान कराने पर ध्यान दीजिए और जनता अपना सारा नैरेटिव आपको बता देगी कि आप जनता को कुछ मत बताइए। शांतनु जैसे लोग, ये नूपुर जी जैसे लोग, ये जितना भी भ्रमित करना चाहे जनता को, या सेठ साहब जैसे लोग, हम सीआर रामचंद्र जी की बात से सहमत है पूरी तरीके से, लेकिन ये लोग जितना भ्रमित करना चाहे, जनता नहीं भ्रमित होने वाली। प्रॉब्लम है। और रामचंद्र साहब, हम आप सवाल कर लो। मैं कह रहा हूं, देखिए मैं तो नूपुर को भी कह रहा हूं ना कि 15 साल में पानी को लेकर के मैं तो कह रहा हूं कि व्यापन को लोग भूले नहीं है, अब भी अंडर करंट है। मैं नूपुर से भी सवाल कर रहा हूं, मैं सुरेंद्र राजपूत से, लेकिन यहां प्रॉब्लम ही हो जाती है सुरेंद्र राजपूत, जब आप हम सेफोलॉजिस्ट चाहते हैं, जब वो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी दिखाने लगता है, आपको लगता है इस जैसे लोग या उस जैसे लोग, ये थोड़ा सा ये बात कहीं अहंकार किया जाती है। सुरेंद्र राजपूत, एक्सेप्ट करना चाहिए चीजों को। आपने देखा, बिल्कुल मैं तो कह रहा था गुजरात आप जीत रहे थे सर, मैं उस दिन ग्राउंड रियलिटी पे था, मैं कह रहा था गुजरात आप जीत रहे हैं, वडोदरा आप निकाल लेते, लेकिन उसके बाद अगर पाकिस्तान ना आया होता, नीच ना आया होता, मैं सिर्फ उसी तरीके का नैरेटिव बता रहा हूं कि अगर गोत्र ना आया होता, आरएसएस ना आया होता, ये कहीं सेल्फ गोल तो नहीं है। मैंने इसलिए सवाल पूछा। हम विवादित बात पर कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, नूपुर शर्मा बनाना चाहते हो, भाजपा बहुत चालू पार्टी है। नूपुर शर्मा, हम कोई विवादित बात नहीं करेंगे। भाजपा हमसे बात छीनना चाहती है, जादूगर है ये लोग। राजपूत जी प्लीज बोलने दीजिए। आपकी हड़बड़ाहट से आज दर्शक परेशान हो गए। हमारा अहंकार नहीं है, अहंकारी तो नरेंद्र मोदी जी है। देखिए इनका अहंकार, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी के पास है। अच्छा ठीक है, देखिए सुरेंद्र राजपूत एक करके बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरीके की बातें कहते हो, शुरुआत में कहते हैं आज किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, बहुत बढ़िया लगता है। एक सेकंड नूपुर जी, ये कांग्रेस की बहुत पुरानी बीमारी है कि जब इनके पास फैक्चुअल रिबटल ना हो, जवाब ना हो और पैरों तले आपको कालीन खिंचती नजर आए, तो आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे। मोदी जी को तो गाली देते ही हैं इनके नेता, कभी उनकी जाति पूछते हैं, कभी उनके पिताजी का नाम पूछते हैं, कभी माफी बीच में ले आते हैं। और अब यहाँ पे राजपूत जी, देखिए सचिन जी मुझे बोलने दीजिए, 50,000 से 80,000 करोड़ कमा ले तो कालीन आप बिछाओगे। हम तो जमीन पे चलने वाले लोग बोल रही थी, या तो ये बोल ले या मैं बोल लूं, नहीं तो मेरा फाइनल क्या है? कालीन बिछाओ, अभी तो इन्होंने बीजेपी के ऊपर कह दिया, सुरेंद्र राजपूत कैसे कर रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत कर रहे हैं 5 बजे के लिए रख लीजिए, इस एनर्जी को 5 बजे के लिए रख लेते हैं, तब ताल ठोकेंगे। अब एक एक करके जवाब दे देते हैं, अब एक एक करके जवाब दे देते हैं। अब तो जनता ने तय कर ही लिया। अगर आपको लगता है कि इस वक्त सुरेंद्र राजपूत का कमेंट सुन के या नुपुर का कमेंट सुन के कोई वोटर जो है अपना माइंड तुरंत चेंज कर लेगा, ऐसा होता नहीं है। आप लोग प्रवक्ता हैं, उस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, अपनी नीतियों को पूरे तरीके से डिफेंड करें, आपका अधिकार है। नुपुर, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नुपुर पहले आप प्लीज देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये है, अभी जमील और राजपूत साहब बीच में बैठ के कहते हैं हमारी मर्जी है, हमारा ठग बंधन है, हम जैसे करें।
हाँ, शायद इसलिए कुमारस्वामी साहब ने कहा था कि मैं जहर का घूंट पी रहा हूँ, और आप अपना अहंकार, जनता को तो आप बरगला ही रहे हैं अपने अहंकार से। जनता माफी चाहती हूँ, आपने कहा हमारी मर्जी है, हम कहाँ कैसे लड़े। नहीं, झूठ नहीं बोलिए, झूठ नहीं बोलते। यूपी में आप साथ में लड़े, मध्य प्रदेश में अलग लड़ रहे हो। आप गुजरात में भी, सचिन जी, इनको बैसाखी की जरूरत थी, गुजरात में भी बैसाखी की जरूरत थी। क्योंकि कायदे की बात मैं आपको बताऊं तो राजपूत जी, आपके अहम और अहंकार से जनता जनार्दन को फर्क पड़ता है। आपका ठगबंधन 5 साल की सरकार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, यही निर्णय लेते हुए मतदाता पोलिंग बूथ तक जाता है ये सोच के कि आप लोग एक स्थिर सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आपके अहंकार से साफ हो जाता है कि आपके ठगबंधन में कितने बड़े बड़े छेद हैं। और इसी वजह से बिल्कुल सही कहा आपने, मुद्दों पे चुनाव लड़ा ही नहीं। आप तो चुनाव किस पे लड़ रहे हैं? मोदी जी की जाति क्या है? नरेंद्र मोदी तो ब्राह्मण नहीं है। मोदी के पिताजी का नाम क्या है? मुसलमानों में वोट दो। महिला विरोधी मोदी जी को बिच्छू बोल दिया, मोदी जी की माँ की उम्र पूछ ली। नहीं, कभी आप कहते हैं कि राम पथ 1 बनाएंगे, कभी आप कहते हैं हम मुसलमान की पार्टी है, कभी आप कहते हैं कि हर जिला के अंदर हम एक गौशाला बनाएंगे। आपकी जो दोगली बरगलाने वाली राजनीति है, जो मुद्दों से हटके है, आपकी जो स्थिरता नहीं है आपके ठगबंधन के अंदर, ये जनता जनार्दन अच्छी तरह समझ चुकी है। ये दोगलापन आरएसएस और भाजपा के लिए मुबारक, नागपुर के लिए मुबारक। जो लोग परिवार शादी नहीं करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए मुबारक, उनका परिवार। दोगले आप लोग हैं, दोगले आप लोग हैं, दोगले तो आप लोग हैं, हम लोग नहीं है। हम लोग तो परिवार वाले हैं, हमारा सब कुछ मालूम है सबको। नहीं जी, आपका कुछ नहीं मालूम, सब दोगले, एक से लेके जेड तक। मैं तो कह रही हूं, खोखले तो हम नहीं है। आप जैसे लोगों को जो पल्ले पूछने का मौका दिया, हम खोखले हैं, मानते, हम अपनी गलती मानते, लेकिन दोगले आप लोग हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं राजपूत जी? घबराना नहीं, आपके शब्दों की मर्यादा, आप लगता है आप महिला होकर के शब्दों की मर्यादा नहीं रखती। सच्चाई है कि अगर मैं कुछ कह दूंगा तो महिला विरोधी हो जाऊंगा। दोगली आप लोग दोगले, आपके सारे भाजपा वाले। जनता ने चुनना आप लोगों को ही है, और जनता बहुत अच्छे से जान रही है कि किस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप लोग करते हैं, या फिर चुनाव में किस तरीके की परिभाषा और मुद्दों को लेकर के चलते हैं। फिर उसके बाद शिव से शुरू करके गोत्र तक आ गए। उसके बाद दूसरी पार्टी है जो ये कह रही है कि अगर हमारे साथ, अगर हमारे यहाँ दम नहीं है तो वहां पर देखिए तमाम चीजें उठाई जाती हैं। खैर, लोग समझते हैं, और आज के दिन शायद वोट ही इसीलिए हो रहा है। फिलहाल अगर मैं रुख करूं इंदौर का, अगर मैं रुख करूं बुधनी का, तमाम इलाकों का रुख करूं, लोग काफी संख्या में, ये अपडेट लेता चलूं, काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, एक एक करके वोट डाल रहे हैं। और वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज भी कुछ ही देर में हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि शुरुआती घंटे 2 घंटे का वोटिंग टर्नआउट अभी कुछ ही देर में आने लगेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस आएंगे। ये कहते चलें, वोटिंग लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा अधिकार है। बाद में जलपान कीजिएगा, सबसे पहले अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कीजिए और हैशटैग 2019 का सेमीफाइनल पर आप अपनी सेल्फी ट्वीट कीजिए। आप सेल्फी भेजिए, हम उसे दिखाएंगे। जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है, जागरूक बनिए, वोट जरूर दीजिए।